नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अगर आप ये समझते हैं कि पॉलिटिशियन गंवार होते हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, तो आप और हम दोनों गलतफहमी के शिकार हैं। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। वो सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं। बहुत सोच समझ करके अपनी बात पब्लिक डोमेन में रखते हैं और एक-एक बात से नफा नुकसान दोनों उनको मालूम होता है। तो किसी को भी आप हल्के में ना लें। उनके एक-एक वाक्य को, एक-एक सेंटेंस को, एक-एक शब्द को नाप-तौल करके परखिए, देखिए, जानिए और समझिए। नेपाल में जो कुछ भी हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ, वो अनायास नहीं हो गया या एक दिन में नहीं हो गया है। उसके लिए लंबे वक्त से प्लानिंग चलती है, तैयारी होती है और फिर कोई तात्कालिक कारण बनता है और उस तात्कालिक कारण के सहारे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। बड़ी शक्ति पहले से काम कर रही होती है और फिर कोई ना कोई तात्कालिक कारण बनता है, बहाना बनता है। सामने से देखने में आपको लगेगा कि साहब ये कारण था, इसकी वजह से ये घटना हो गई। वो कारण तो होता ही नहीं है, बिल्कुल उल्टा हुआ है। भारत में लंबे समय से, पिछले 5 वर्षों से तो निश्चित रूप से मान के चलिए, ये प्लानिंग हो रही है कि लोगों को सड़कों पर उतारा जाए और एक मेहम क्रिएट किया जाए, एक अफरा-तफरी का माहौल क्रिएट किया जाए, जिसमें व्यवस्थाएं लुंज-पुंज नजर आने लगे, सिस्टम फेल कर जाए। ये उनका इरादा है लंबे समय से। उनका इरादा कोई परिवर्तन का, देश में रिफॉर्म का, सुधार का ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही इरादा है कि बाय हुक एंड क्रोक आपको किसी को गद्दी से उतारना है और स्वयं गद्दी पर बैठना है। अगर ये इरादा नहीं होता तो आपकी बात रचनात्मक होती, फिर गंवार वाली नहीं होती, बेवकूफ वाली नहीं होती। जिसको हम और आप कहते हैं गंवार बेवकूफी, वो गंवार बेवकूफी नहीं है, बल्कि सोची समझी एक रणनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं और तैयारियां हो रही हैं। खाली बयानबाजियां नहीं हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। क्यों साहब? क्योंकि एक पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ गई है और ये किसी को फूटी आंखों नहीं सुहा रहा है। उस पार्टी की या जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसकी आलोचना के बहुत सारे आधार मिल सकते हैं, लेकिन ऐसी फूहड़ आलोचना, तथ्यहीन आलोचना, जिसका कोई साक्ष्य नहीं, कोई सत्य नहीं, इस तरह से करो ताकि लोगों को सिर्फ भड़काओ, उनके इमोशन से, उनके जज्बातों से और एक खास वर्ग को टारगेट करते हुए उसको भड़काओ, उसके उसमें आग लगाओ ताकि वो सड़क पर उतर जाए और उसका तोड़-फोड़ करे। और इसका मैं सीधा-सीधा उदाहरण मैं खुद हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट हैंड जानकारी। मैं कुछ दिन पहले शरद यादव जब जिंदा थे तो उनसे मिलने गया था। अपने 2 मित्र के साथ आजकल वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। दोनों के साथ मैं मिलने गया। मैं एक पत्रकार था, पत्रकार की हैसियत से मैं मिलने के लिए गया। कुछ देर बातचीत होने लगी और बातचीत के क्रम में, हालांकि अब वो जिंदा नहीं है, अब इस बात को ऑथेंटिकेट कैसे किया जा सकता है, लेकिन मैं अगर कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि आशुतोष जी, देश में खून की जब तक होली नहीं होगी, जब तक युवा सड़क पर नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं हैरान था। बोला अब तक जितनी बातें हुई हैं उसके बिना हुई नहीं है। बलबा, आगजनी, तोड़-फोड़ इसके बिना नहीं हुई और बलिदान ये होगा तभी होगा। मैं हैरान हो गया। शरद यादव नेता, और तब उसके बाद मुझे जो नेपथ्य में, जो 90s में जो आंदोलन हुआ करते थे, उसका एक प्रकार से पूरा परिदृश्य सामने आ गया कि इसी तरह के नेता हैं जो इस तरह खुलेआम बोल रहे हैं, सामने एक जर्नलिस्ट के सामने में खुलेआम बोल रहे हैं। तो इनकी क्या भूमिका कालांतर में रही होगी, किस प्रकार की इनकी राजनीति रही होगी। मित्रों,
आजकल जेन जी को सड़क पर लाने का जो प्लान है वो अब सबके सामने बेपर्दा हो गया है। उस प्लान को मैं आपके सामने रख रहा हूं। नेता बोलते हैं और उन्हीं के आधार पर उनका एक बैंड वैगन तैयार होता है जो सोशल मीडिया पर उस बात को आगे बढ़ाने लगते हैं। अभी हाल में नेताओं ने कहा कि अब नेता एक नेता नहीं, अब साथ साथ बहुत सारे लोग कहने लगे। एक नेता ने कहा कि भारत का डिफेंस भी एक खासी जात वर्ग के कब्जे में है। इससे बड़ी इससे बड़ी कुत्सित भावना नहीं हो सकती। लेकिन आप इसे कुत्सित भावना नहीं कहें, वो बिल्कुल मेटिकुलसली प्लान करके इन शब्दों का, इन वाक्यांशों का प्रयोग कर रहे हैं। मेटिकुलसली प्लान करके, पूरे प्लानिंग के साथ वो पब्लिक डोमेन में इन शब्दों का, इन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं कि भारत की सेनाएं भी खास जातियों के कब्जे में है, एक खास जाति वर्ग के कब्जे में है। इस तरह का बयान दे रहे हैं। और जब ये बयान देते हैं तो उनके जो सिपह सालार हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, मैं आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं हैरान हूं। और वो लगातार विश्ववमन कर रहे हैं खास जाति के खिलाफ, अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपने ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, यूट्यूब पे स्टोरी बना करके जातियों के खिलाफ विश्ववमन कर रहे हैं। लेकिन वो खुद को गैर सांप्रदायिक बताते हैं। उनका आचरण जो पूर्णतः असत्य पर आधारित है, वो खुद को लिबरल डेमोक्रेटिक बताते हैं। जो संपूर्ण सांप्रदायिक है, नस्लवादी जिसका विचार है, वो व्यक्ति खुद को प्रचारित कर रहा है कि वो गैर सांप्रदायिक है, गैर नस्लवादी है। मैं आज एक फेसबुक पोस्ट का वीडियो में रख रहा हूं, हालांकि वो वीडियो किसी हमारे जर्नल का है, जर्नल द्विवेदी का, लेकिन उसके बारे में जो विश्ववमन है वो एक पत्रकार, अब मैं उसे पूर्व पत्रकार ही कहना चाहूंगा, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि वो पत्रकारिता का धर्म भूल गए हैं। वो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं, वो एजेंडा चला रहे हैं। उनको खुलकर के आना चाहिए कि वो एक कांग्रेसी हैं, वो एक पार्टी विशेष, और मैं उनको आज से नहीं 25-30 वर्षों से जानता हूं। लगातार वो उस पार्टी के मुख पत्र बन करके, एक प्रकार से स्पोक्स पर्सन बन करके काम कर रहे हैं। लेकिन वो अगर स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन संघियों को गाली देना ये उनका प्रेरोगेटिव है। संघ खराब है और संघ का अगर कोई तारीफ कर दे तो वो संघी है और ये लिबरल है। इनकी बेशर्मी, अब मैंने ये तय किया है कि इनकी बेशर्मी को ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर लगातार आप छूट देंगे, इनको आगे बढ़ाते रहेंगे, इनको काउंटर नहीं करेंगे, तो लोगों को यह भरोसा हो जाएगा कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अब देखिए, पहले वीडियो सुनिए, आप पहले वीडियो सुनाइए इनको, तीन सुनाइए। एक ही बात करना चाहूंगा, एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी एंड एबिलिटी, इसको हिंदी में मैं बताता हूं किस प्रकार से ये व्यक्ति फेसबुक पर अगर हमारे जर्नल की एक भी बात आपत्तिजनक लगे, अगर एक भी बात हमारे जर्नल की एक भी बात जो ये कह रहे हैं, उस जर्नल के बारे में ये क्या लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्कूलिंग उनकी हुई है सरस्वती शिशु मंदिर से। अब आप सोचिए, सरस्वती शिशु मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर में कल ही प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम का 150वां सालगिरह मनाया है। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था, और उसी वंदे मातरम का आधा खंड, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं, इस पर मैं अलग से विस्तार से चर्चा करूंगा। उसका जिक्र उन्होंने किया है कि कैसे 1937 में वंदे मातरम को एडिट करके उसका एक अंश ही रखा, जिसको हम राष्ट्रगीत के रूप में जानते हैं, दूसरे राष्ट्रगीत के रूप में जनगण के बाद। तो इस राष्ट्रगीत को कैसे एडिट किया, किसके दबाव में किया, इसके बारे में प्रधानमंत्री कल कह रहे थे। और ये कोई अनर्गल नहीं था, ये सत्य है।
इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसके लेटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी मैं पहले अपने जर्नल का वो स्पीच सुनाता हूं। उस स्पीच को सुनने के बाद इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की आपत्ति करे, उसके खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब मैं उस व्यक्ति के भी मैं बारे में बताता हूं, पहले जर्नल का स्पीच सुनिए आप। मैं बताता हूं एटीट्यूड। अंत में मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा, एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी एंड एबिलिटी। इसको हिंदी में मैं बताता हूं। एटीट्यूड मतलब होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो उसके पहले मैं आपको एबिलिटी बताऊं, जिसको हम बोलते हैं क्षमता या सामर्थ्य। अगर तीनों में देखा जाए तो क्षमता या सामर्थ्य सबसे आखिरी में आती है, और ज्यादातर स्कूल कॉलेज में आजकल क्षमता या सामर्थ्य के ऊपर जोर दिया जाता है। लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर में जब मैं यहां पढ़ता था तो मैंने देखा था कि एटीट्यूड और एडेप्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था। मतलब क्या हुआ? एटीट्यूड का मतलब होता है सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावादी होना, हर चीज के हमेशा पॉजिटिव के बारे में सोचना। अगर आप गिर भी जाते हो तो यही सोचना, मुझे बताया गया है कि अगर अगली बार ऐसे आएगा तो जरा संभल कर चलना। अगर आप फूल देते हैं तो निराशावादी सोचेगा ये तो आपने कांटे वाला फूल दिया, और जो आशावादी वो हमेशा बोलेगा कितना सुंदर गुलाब का फूल है, कितनी अच्छी महक है। तो अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आपने पहली सफलता की पीढ़ी या सीढ़ी पार कर ली। उस सरस्वती शिशु मंदिर का जिक्र करते हुए जनरल द्विवेदी कह रहे हैं कि क्षमता और सामर्थ्य तो होना ही चाहिए, लेकिन एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड वो भी सकारात्मक एटीट्यूड, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आपके जीवन में रहे। मतलब आप कहीं भी निगेटिव नहीं हो। अगर आप गिर भी जाएं तो आगे दिमाग में रहे कि नहीं, आगे संभल कर चलना है, गिर गए कोई बात नहीं। या कोई अगर गिरा दिया तब भी संभल के चलें कि भाई इससे गलती हुई होगी, गलती से इसने मुझे गिरा दिया, हम आगे बढ़ते हैं। यह है सकारात्मक सोच। फिर भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई फूल दे रहा है तो हम उसे फूल के रूप में स्वीकार करें। नेगेटिव वाला कहेगा कि तो कांटे वाला फूल दे रहा है, मतलब गुलाब अगर कांटे के साथ दे रहा है तो ये तो गुलाब कांटे के साथ दे रहा है। ये नेगेटिव सोच है। अब आप सोचिए, इस सोच के बारे में अगर कोई स्कूल पढ़ा है, चाहे वो देवबंदी स्कूल ही क्यों ना हो, उस स्कूल की हम तारीफ करेंगे या उसका विरोध करेंगे। मौलाना का कोई स्कूल हो, मान लीजिए, संघ का छोड़ दीजिए, अगर मौलाना का स्कूल यह शिक्षा दे कि आप अगर गिर जाएं तो भी आप उठ करके चलें, आगे संभल करके चलें, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को मत खोएं, और फूल दें तो यह मत सोचे कि कांटों के फूल के साथ आप दे रहे हैं। तो क्या ये इस एटीट्यूड, इस पढ़ाई को, इस शिक्षा को नहीं ग्रहण करना चाहिए? नहीं ग्रहण करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो मौलाना का स्कूल है, या सिर्फ इसलिए कि वो किसी संघ का स्कूल है? धिक्कार है ऐसे व्यक्तित्व पर जो इस तरह का प्रोपेगेंडा खुलेआम चला रहा है। मैं उस व्यक्ति का नाम मैं उसे प्रचारित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये फेसबुक पोस्ट है, बिना नाम लिए मैं लिख रहा हूं। उनको जरा लाइए, उनके पोस्ट को, उनके टेक्स्ट को लिखाइए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल नहीं लेना चाहता। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, सीनियर भी रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना। ये तो जन्मजात संघी लग रहा है। सी द स्टेटमेंट व्हाट ही इज राइटिंग। ये तो जन्मजात संघी लग रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर में भी मैं भी पढ़ा हूं और भली भांति जानता हूं कि वहां किस तरह मासूम मन में हिंदुत्व रोपा जाता है। हैरान हूं, आप अगर पढ़े हैं तो वहां हिंदुत्व रोपा जाता है। अच्छा, अगर 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 उपेंद्र द्विवेदी शिशु मंदिर का गुणगान कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वे आरएसएस की पाठशाला में तैयार स्वयंसेवक हैं, जो सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर सेना को भी संघी बनाने के अभियान में जुटा हुआ है। हाँ, ये संस्कार इनके हैं कि थोड़ा बहुत ये लिख लेते हैं और ठीक से पढ़ भी लेते हैं। हाल में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री की ऐसी प्रशंसा की थी जैसी कोई संघी ही कर सकता है या फिर हद दर्जे का चाटुकार कर सकता है। ऐसे सैन्य अधिकारियों के रहते आप राजनीतिक सेना की उम्मीद नहीं कर सकते, अराजनीतिक सेना की। ऐसे सैन्य अधिकारियों के रहते आप अराजनीतिक सेना की उम्मीद नहीं कर सकते, और ना ही ये भरोसा रख सकते हैं कि ये लोकतंत्र को बनाए रखने में योगदान देंगे। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, आज मैं कड़ी आपको जोड़ रहा हूं। इनकी इच्छा है कि जब आंदोलन सड़क पर हो
तो यहां कौन रोक सकता है? पुलिस को तो देख लेगा आंदोलन करने वाला, पुलिस को देख लेगा। भारत में अगर जेनजी जैसा कोई मूवमेंट नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत की सेना बहुत ताकतवर है और सेना अपने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, एक इलेक्टेड सरकार को बचाने के लिए वो हर काम करेगी जो उसे करना चाहिए। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि ये अराजनीतिक, गैर राजनीतिक सेना की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं जो कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई करके जर्नल बने हैं। ये है इनकी मंशा। क्यों? क्योंकि इनके आका अभी कुछ दिन पहले साफ साफ कह रहे हैं, जेनजी को भड़का रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुले मंच से कह रहे हैं कि आप इंतजार कर रहे हो किसका? सड़क पर आओ, अपनी ताकत दिखाओ। भड़का रहे हैं। तो इनका इसे आप स्वाभाविक टेक्स्ट या फेसबुक पोस्ट मत मानिए। ये फेसबुक पेज पोस्ट बहुत सोच समझ करके किया गया है और इसीलिए सेना को घसीटा गया है, क्योंकि इनके आका ने कहा था कि हमारी सेनाओं पर भी कुछ खास वर्ग की जातियों का कब्जा है। अब उसी का ये आगे का ट्रेल है, आगे की एक कड़ी है जिसमें इस तरह के बैंड वैगन वाले, उनके जो तबलची हैं, वो साजिंदे हैं, वो साज तैयार करके अपना तबला बजाना शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया पर। और वो लिख रहे हैं कि इस ऐसे व्यक्ति से गैर राजनीतिक होने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हर शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का विशियस कैंपेन चलाया जा रहा है। सेना को उतारा जा रहा है, राजनीति में घसीटा जा रहा है, यह कह करके कि यह गैर राजनीतिक नहीं हो सकते। सेना को राजनीति में घसीट करके पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी बनाया जा रहा है, यह कहते हुए कि यह गैर राजनीतिक नहीं हो सकते। इनका तर्क देखिए। अब इनके आका ने क्या कहा जेनजी के बारे में, जरा वो दोनों बयान में आपको सुनवाता हूं और फिर ये जो पूरी तैयारी है, क्यों इस तरह के फेसबुक पोस्ट आए, ऐसे पोस्ट जिसमें इनको कुछ भी नहीं मिला। जर्नल साहब कह रहे हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना हमें स्कूल ने सिखाया है, इसमें कौन सी बुरी बात है। मैंने कहा कि अगर वो किसी कट्टरपंथी देवबंदी स्कूल में भी ये सिखलाया जाता तब भी मैं तारीफ करता कि चाहे देवबंदी कुछ भी कहे, लेकिन देवबंदी के स्कूल, देवबंदियों के स्कूल में इस तरह की बात सिखलाई जाती है। लेकिन ये विचार उनके अंदर नहीं है, ये मर्म उनके अंदर नहीं है, ये विमर्श के लायक वो नहीं है। बस वो क्या कह रहे हैं, उनको विशियस कैंपेन को गति देनी है, उनको आगे बढ़ाना है। और इसलिए मैंने तय किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब सार्वजनिक रूप से मंचों पर आकर के इन्हें तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर इनको धूल दूसरित किया जाए। वरना अगर मौन रहे हम लोग तो इस तरह के व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में अपना एक पुनवा बना लेंगे और एक घेटो तैयार करेंगे, जो इन्होंने कर लिया है ऑलरेडी। एक घेटो तैयार किया हुआ है इन्होंने और उस घेटो से विशेष अब मैं देख रहा हूं इनके एक ये राम पुनिया एक इतिहासकार हैं, उनको लेकर करके किस प्रकार का अनर्गल वातावरण ये बनाते हैं। और आज मैं चुनौती दे रहा हूं, आज से तो शुरुआत है, एक एक गतिविधि पर हमारी नजर है। अब आपके एक एक पोस्ट का तर्क और सत्य के आधार पर प्रत्युत्तर मिलेगा और धूल दूसरित हो जाएंगे, क्योंकि आप तथ्यहीन आर्गुमेंट कर रहे हैं। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है।
जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। इंडियाज डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए, आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो टोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। What I'm going to say here is questioning the election commission. I'm questioning the democratic process in India. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly. Because this is about your future. What is being done is being taken from you. You're being stolen from, your future is being destroyed. और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। सो मैं यूथ से कहता हूं, जेन ज़ी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। इंडियाज जेन ज़ी एंड यूथ हैव द पावर टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। अब आप सोचिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और ये लोग इसे मत समझिए कि ये अज्ञानी हैं, संपूर्ण ज्ञान है इनको, ये सोच समझ करके। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि हमारी जो 60-70% आबादी है वो सूचना से बहुत दूर है, और सही सूचना से तो और भी दूर है। तो उनको बहकाया जा सकता है, उनके मन में भ्रम पैदा किया जा सकता है, उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ा जा सकता है, उनको सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस तरह से वो बोल रहे हैं। 1990 से लेकर के 2014 तक, अब आप कल्पना कीजिए, 1990 2014, 24 साल तक, 24 साल तक किसी पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं बनी, किसी पार्टी की। इनकी सरकार 2004 से 2014 तक रही, 10 साल इनकी सरकार रही, लेकिन वो बहुमत वाली सरकार नहीं थी, वो यूपीए गठबंधन की सरकार थी। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन में पार्टी थी वो भी गठबंधन की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। 24 साल तक किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला। ये क्या बतलाता है? कहीं वोट चोरी हुई? बिल्कुल चोरी नहीं हुई। और 2014 में अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली तो इसलिए कि वोट चोरी करके आए मोदी। आपकी सरकार थी, आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, तो आपकी सरकार ने, आपके इलेक्शन कमिश्नर ने चोरी करवाया मोदी को। 282 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली, 282 सीट। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या ये तथ्य इन्हें मालूम नहीं है? क्या ये सत्य ये नहीं समझते हैं? लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं? सोच समझ करके बोल रहे हैं, गंदगी के कारण बोल रहे हैं। ये देश में बलवा लाना चाहते हैं, खून खराबा करवाना चाहते हैं। ये स्वीकार नहीं है इनको कि कोई पार्टी अपने बल पर सरकार में आ जाए। इनकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2014 में, किसी और की तो नहीं थी। यूपीए गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी उसे लीड कर रही थी। इनके प्रधानमंत्री थे, 2 बार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ गठबंधन 2 बार सत्ता में आई थी। जनता ने उन्हें चुन करके भेजा था, मोदी ने उन्हें चुना नहीं था, जनता ने चुना था। जनता के चुनाव पर वो सरकार में थे, 10 साल तक सरकार में थे। किसी ने नहीं कहा वोट चोरी लगाया। और उस वक्त भी मुझे याद है, शीला दीक्षित जब तीसरी बार चुन करके आई थी तो एलके आडवाणी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे थे कि इस पर सवाल उठना चाहिए। हर को जब सत्ता नहीं मिलती है तो भ्रम पैदा किया जाता है कि साहब ये तो रिगिंग हो रही है, ईवीएम के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कोई पार्टी को चुनौती दिया इलेक्शन कमीशन ने कि कोई भी आइए, आप अपना बॉक्स लेके आ जाइए, आप हमें साबित कर दीजिए कि हैक हो रहा है। जो ईवीएम, जिस ईवीएम का हम लोग प्रयोग करते हैं, आप ले आइए और आप हमें साबित कीजिए कि ये ईवीएम में हैकिंग हो रही है। बताइए आप हमें। आपके पोलिंग एजेंट रहते हैं, सबके सामने में खोला जाता है, वीडियोग्राफी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी इस तरह की बात कर रहे हैं आप वोट चोरी का। ये वोट चोरी यहां से नहीं हुआ है, ये वोट चोरी हार्वर्ड में बना है, ये वोट चोरी प्रिंसटन में बना है,
ये वोट चोरी अमेरिकी सड़कों पर तैयार हुआ ये नैरेटिव मित्रों। सीआईए के इशारे पर यह चल रहा है। इसी सीआईए के बारे में कभी इनकी दादी बोला करती थी, इंदिरा गांधी बोला करती थी, और यहां नहीं बोलती थी, वो अमेरिका में जाकर के बोलती थी, इंग्लैंड में जाकर के बोलती थी कि भारत में जो लॉलेसनेस है उसके पीछे विदेशी शक्तियां हैं। अब भारत में भी बोलती थी, इमरजेंसी के पीछे भी उन्होंने यही तर्क दिया था कि विदेशी शक्तियां भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। अब थी या नहीं थी ये तो वही जाने। लेकिन आज जिस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं, मैं आपको सीधा उदाहरण दे रहा हूं। 2014 में इनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। यूपीए के जाहिर है उनके कार्यकाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने तो मोदी को नहीं जिताया। इतना थंपिंग मेजॉरिटी से तो मोदी को नहीं जिताया। मोदी की पार्टी 282 सीट लेके चली आई। इनके प्रधानमंत्री, इनके केयरटेकर प्रधानमंत्री के देखरेख में चुनाव हो रहा था, इनके इलेक्शन कमिश्नर के देखरेख में चुनाव हो रहा था, तब तो 282 सीट आ गया। तब किसने वोट चोरी किया, किसने करवाया? इसका मतलब राहुल गांधी चोरी करवा रहे थे वोट को। इस तरह का अनर्गल प्रलाप दोनों भाई बहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों भाई बहन को यह मालूम है कि ये जो हमारी 60-70% आबादी है वो सूचना से दूर है। अगर उनके दिमाग में कुछ झूठ फैला दिया जाए तो उसको प्रचारित कर लेंगे। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और ये झूठ बोल करके इस तरह के फेसबुक पोस्ट करने वाले, यूट्यूब पे प्रोग्राम बनाने वाले, ट्विटर पे ट्वीट करने वालों की भीड़ खड़ी हो गई। और फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अमित शाह ने हैक कर लिया, नरेंद्र मोदी ने हैक कर लिया। ये हैकिंग मतलब ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो जनतंत्र है, ये चुनाव है, ये चुनाव नहीं है। ये साफ कह रहे हैं कि झूठ है। इसलिए हम ये बलवा करवाएंगे, इसलिए जैन जी को बोल रहे हैं कि आंदोलन करो। क्यों? बाकी तर्कों में ये फेल हो रहे हैं, बाकी चीजों में ये नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, इनकी वो काबिलियत नहीं है। ये मछुआरा बन रहे हैं, मखाना के इसमें कूद रहे हैं, बात बन नहीं रही है। कभी कोबलर के घर जाके बैठ रहे हैं, कभी कामगार के घर जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है इनको। तो वोट में ये तब्दील कर नहीं पा रहे हैं अपने नैरेटिव को। तो ऐसा नैरेटिव फैलाओ जो पूरी तरह से झूठ पर आधारित हो। हर जगह ये झूठे साबित हुए। इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टियों को आमंत्रित किया, वहां ये भाग गए, कोई नहीं गया। तो अब हुआ कि भाई एसआईआर पर वोट चोरी हो रहा है। इनके सरकार में एसआईआर पर काम होता था, इलेक्शन कमीशन काम करती थी। हर 2 साल, 3 साल, 4 साल पे इलेक्टोरल रोल को चेंज करने की, चेक करने की परंपरा है। ये होना ही चाहिए और वो भी विधि सम्मत हो रहा है। सब कुछ सामने में है, तथ्यात्मक है। आप दीजिए, अगर उसमें कोई गलती है, इलेक्शन कमीशन कोई देवता नहीं है जो उनसे भूल नहीं होगी। भूल हो सकती है, उसको सुधारा जाएगा। ये कह सकते हैं आपकी भूल हो रही है, उसको सुधारिए। आप एक इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहे हैं। आप सवाल उठाइए कि आप इंस्टीट्यूशन है, आप उनको बोलिए, आप उनकी शक्ति को ललकारिए, उनको कहिए कि कल मोदी है, कल परसों नहीं रहेंगे। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। ये कह करके भी आप उसको अपने तरफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको देश से प्रेम नहीं है। आप किसी विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उन पत्रकारों को तो अब चुनौती दे रहा हूं जो खुल करके उनके लिए कच्छा पहन करके मैदान में आए हैं। तो आपको कच्छा अगर आपने पहना है तो अब आपको कुश्ती लड़नी पड़ेगी। अब आपको सुनना पड़ेगा। अब ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, बहुत हो गया। और ये चुप होकर के, मौन होकर के जो सुन लेना है ना, वो एक प्रकार से आपकी बात को सहमति जताना होगा। इसलिए मौन जो है अब रहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मित्रों, ये जो जेन जी को सड़कों पर लाने का प्लान है विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर के, ये लंबा ख्वाब है, भारत में पूरा नहीं होगा। और इसीलिए इनके जो सिपह सालार हैं वो जर्नल को बीच में ला रहे हैं कि ताकि जर्नल जो है, जनरल अगर ये बात कहेंगे तो सेना उतर जाएगी। तो ये सेना को ही कर दो, सेना को भी डिमोरलाइज कर दो, सेना को भी पॉलिटिकलाइज कर दो, उसको पॉलिटिसाइज कर दो, ताकि उसको भी ये कहने में हो कि देखिए सेना ज्यादती कर रही है और पुलिस स्टेट बन गया भारत। ये नैरेटिव फैला, सारे नैरेटिव फैलाएंगे, लेकिन अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपने विचार में वो रोष, वो रौब वो पैदा नहीं करेंगे कि जनता इनके ऊपर आकर्षित हो, इनकी तरफ आकर्षित हो। जाति में खंडित करो और उसके बाद अनर्गल प्रचार करो। होना कुछ नहीं है। ये जेन जी का जो डिकोड हो गया है,
सब चाक चौबंद है, आपसे कुछ नहीं होगा। जनता खुद भी समझ चुकी है और वो पार्टियां कहती हैं अगर जनजी आएगा भी तो परिवारवादियों के खिलाफ आएगा, जातिवादियों के खिलाफ आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।